जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग पुलिस मैनुअल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो पीएम रूल है उसको पढ़ रहे हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप लोग वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वीडियो नंबर दूसरा है, जिसके अंतर्गत हम लोग और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पीएम रूल हैं उनको हम लोग देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। और विश्वास रखिए, मैं सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम होते होते। और उसके बाद जब आप लोग थाना आइएगा तो किस प्रकार से बहुत सारे जो फॉर्म भरे जाते हैं, किस प्रकार से फॉर्म भरने में सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बताऊंगा। तो चलते हैं आज के पहले सबसे इम्पोर्टेंट पीएम रूल पर। तो आज जो हम लोग पीएम रूल देखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 88 के क में क्या है, एएसआई कर्तव्य, 88 के अ में हवलदार कर्तव्य, 89 के क में सिपाही कर्तव्य, 90 में क्या है तो कमान पत्र है। मैं रिवीजन के माध्यम से ये पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 854 अगर पीएम रूल की बात करें, 854 में विभागीय कवायद या जब रिपोर्ट करने वाले अधिकारी स्वयं पुलिस अधीक्षक हो तो अंतिम आदेश किसी दूसरे जिला के एसपी द्वारा पारित किया जाएगा, जिसकी संचिका डीजी के पास भेजी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, जब विभागीय कार्रवाई खुद के एसपी के द्वारा की जाती है विभागीय कार्रवाई, तो इसका जो रिपोर्ट जो अंतिम आदेश भेजा जाता है वो दूसरे जिला के एसपी के द्वारा पारित किया जाएगा। रिपोर्ट कौन बनाएंगे? अपने जिला के। मान लीजिए आप अररिया में हैं, तो अररिया के अगर एसपी आपका, मान लीजिए आप अररिया जिला में है, तो अररिया जिला के एसपी अगर आप पे विभागीय कार्रवाई करते हैं तो उस पर जो अंतिम आदेश होगा वो पटना के या अलग अलग जिला के जो एसपी होंगे, जो उसके नज़दीक होंगे, जैसे चाहे मान लीजिए पूर्णिया के, कटिहार के, तो वहाँ के एसपी क्या करेंगे? अंतिम आदेश पारित करेंगे और इसकी संचिका कहाँ भेजेंगे? तो डीजी के पास। यही कहा गया है। तो 854 में क्या है तो अनिवार्य सेवा निवृत्ति के बारे में कहा गया है। अगला है 855 में कहा गया पुलिस निरीक्षक एवं उसके पंक्ति से नीचे को निम्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। पुरस्कार के बारे में बताया गया है। 854 के बी में कहा गया है विशेषज्ञ एवं अनुसूचित कर्मियों को पुरस्कार की बात की गई है। सी में निरीक्षक से पंक्ति के ऊपर की बात की गई है। डी में पुरस्कार सेवा पुस्तिका में रखा जाएगा, मतलब पुरस्कार जो आपको मिलेगा वो उसको सेवा पुस्तिका में चढ़ाया जाएगा। ई में पदोन्नति का प्रश्न विचारनाथ हो तो अर्जित पुरस्कार का अधिक महत्व दिया जाएगा। कहने का मतलब जब आपकी प्रमोशन की बात होगी और जो भी आपको पुरस्कार मिला हुआ होगा उस पुरस्कार का महत्व दिया जाएगा आपके प्रमोशन में। 856 में क्या है तो सुसेवांक पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसेवांक। 857 में अगर देखा जाए तो अधिकारियों को पुरस्कार देने की शक्तियाँ जैसे नगद पुरस्कार की बात भी कहाँ की गई है तो 857 में, याद रखिएगा। 858 में कहा गया है जनता द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार, जनता भी अगर पुरस्कार देना चाहती है, कितना में कहा गया है? 858 में। 859 में क्या कहा गया है तो वस्तु पुरस्कार, 859 में वस्तु पुरस्कार। 860 में कहा गया है कि पुरस्कार सेवा पुस्तिका में दर्ज और आरक्षी राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। सेवा पुस्तिका में तो चढ़ेगा ही, लेकिन जो राजपत्र होते हैं अनुसूचित, उसमें भी ये चढ़ाए जाएंगे। 861 में क्या कहा गया था? चौकीदारों का पुरस्कार, चौकीदारों को पुरस्कार की चर्चा कहाँ की गई? तो 861 में। 861 का अ में कहा गया पुरस्कार देने की परेड, पुरस्कार देने के लिए जो परेड किया जाएगा 861 के अ में है। 861 के अ में ही कहा गया है पुरस्कार देने के लिए सक्षम पदाधिकारी, पुरस्कार कौन कौन पदाधिकारी दे सकते हैं, इसके विषय में कहाँ बताया गया है तो 861 के अ में। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देख लें तो 787 में है कि प्रारक्षक एवं अन्य अवर निरीक्षक की छुट्टी के बारे में कहा गया है 787 में। 788 में क्या कहा गया है? प्रभाग निरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर एवं पुलिस, प्रभाग में सीआई होते हैं और पुलिस निरीक्षक जो होते हैं वो इंस्पेक्टर होते हैं, एवं सिपाही एवं हवलदार को सीएल पीएल सीपीएल दे सकते हैं, मतलब आकस्मिक छुट्टी, क्षतिपूर्ति छुट्टी, ये सब छुट्टी होते हैं। और ये तो परमिशन लीव हो जाता है। सीएल मतलब होता है कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी, पीएल मतलब होता है परमिशन लीव, और सीपीएल मतलब होता है क्षतिपूर्ति छुट्टी, याद रखिएगा। 794 में कहा गया है राजपत्रित अधिकारियों को आकस्मिक छुट्टी मिलेगी। जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उसे छुट्टी कहाँ चर्चा की गई? तो 794 में, जैसे डीएसपी होंगे, एसपी हो गए, ये सब। 798 में कहा गया अनुमति का पीएल के बारे में कहाँ कहा गया? तो 798 में कहा गया है। 799 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आई है, इसे याद रखिएगा। 799 में कहा गया कितने प्रतिशत छुट्टी दिया जा सकता है? तो जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके कुल कर्मियों का कितना प्रतिशत? 20%, और राजपत्रित है तो कितना प्रतिशत? 10%।
ये कहाँ चर्चा की गई? तो 799 में। 802 में कहा गया है छुट्टी की अवधि से अधिक अनुपस्थिति रहने पर जो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी वो कहाँ है? 802 में। 803 में कहा गया छुट्टी की समाप्ति के बाद कर्तव्य पर से अनुपस्थिति, 803 में। 804 में कहा गया छुट्टी स्वीकृत की व्यापगति, छुट्टी स्वीकृति के बाद भी व्यापगति कहाँ हो सकती है? तो 804 में। 805 में कहा सभी अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि समय समय पर छुट्टी का उपभोग करें ताकि उनकी छुट्टी बर्बाद न हो जाए। 805 में कहा गया कि आप छुट्टी समय समय पर उपभोग करते रहिए। 806 में कहा गया कर्तव्य पर वापस बुलाना, कर्तव्य पर वापस बुलाने की बात जो की गई है वो 806 में। 807 में जो बात की गई, कहा गया निःशुल्क यात्रा, हवलदार सिपाही आदि को साल भर में अगर कहीं जाता है तो क्या होती है? निःशुल्क यात्रा भत्ता के बारे में कहा गया है 807 में। 814 में बताया गया है कि परिवार का पेंशन, परिवार पेंशन की व्याख्या कहाँ की गई है? 814 में। 820 में कहा गया है कि औपबंधिक पेंशन या उपदान, उपदान के बारे में बताया गया है 820 में। और यहाँ 815 है तो क्या क्या है? पिछले महीने रिटायरमेंट किए कर्मी का विवरण प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में आईजी के पास पर्पस संख्या 113 में भेजी जाएगी। जो रिटायर करने वाले होंगे उनकी जो विवरणी होगी प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में आईजी के पास भेजी जाएगी। 816 में क्या है? तो सेवा विवरणी है। 817 में आपका क्या है? तो सैनिक सेवा विवरणी है। 818 में कहा गया किसी भी सेवानिवृत्त कर्मी जो सेवा से रिटायर कर गए हैं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चलाई जा सकती है। कहाँ कहा गया? 818 में। परंतु सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर राज्य सरकार से पूर्व मंजूरी के उपरांत ही चलाई जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर रिटायर कर गया है तो रिटायर करने के 1 वर्ष के भीतर अगर राज्य सरकार मंजूरी देती है तो ही उस पर कोई विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी, 818 में कहा गया है। इधर हम लोग यहाँ कहा गया, अच्छा इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। 1088 में कहा गया पदक एवं अलंकरण के बारे में कहा गया है। 780 में कहा गया है कि अवकाश की परिभाषा कहाँ है? तो 780 में। 781 में छुट्टी के प्रकार, छुट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 781 में बताया गया उपाधि छुट्टी, अर्ध उपाधि छुट्टी, रूपांतरित छुट्टी, आधी छुट्टी, अस्थायी छुट्टी, ये सब छुट्टी के बारे में बताया गया। कितना में? 781 में। 782 में क्या है? अनुमान छुट्टी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 783 में क्या? यह छुट्टी सिपाही, एएसआई, हवलदार के लिए उसकी बीमारी या क्षतिपूर्ति के दौरान हुई तब दी जाती है। फिर मैटरनिटी लीव होते हैं, पैटर्निटी लीव होते हैं, ये सब भी बहुत सारे लीव होते हैं। 784 में कहा गया है कि आकस्मिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, निरोधात्मक छुट्टी के बारे में बताया गया है। और याद रखिएगा छुट्टी बही की भी चर्चा कहाँ की गई है? तो 784 में। पर्पस संख्या कितना में? तो 156 में कहा गया है। 820 में कहा गया है कि औपबंधिक पेंशन या उपदान, औपबंधिक पेंशन या उपदान के बारे में। और 821 में कहा गया पेंशन पत्र या उपदान पत्र की तैयारी। 827 में कहा गया पेंशन का रूपांतरण। 785 में कहा गया सहायक अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक की छुट्टी की महानिरीक्षक की शक्ति, मतलब एएसपी या डीवाईएसपी को छुट्टी आईजी की शक्ति देने की जो शक्ति की गई है वो 785 में बात की गई है। अगला जो बताया गया है 1032 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है प्रारक्षी कार्यालय। एसपी ऑफिस की बहुत सारी शाखाएं होती है, प्रारक्षी कार्यालय वो भी एक प्रकार की शाखा है। 1033 में क्या है? तो कर्तव्य कर्मिका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। कर्तव्य कर्मिका की चर्चा कहाँ की गई है? 1033 में। 1034 में बताया गया कि आरक्षी बल का विवरणी 3 प्रतियों में होगा। आरक्षी बल का विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षी बल की विवरणी के बारे में कहा गया 1034 में। 963 में कहा गया आरक्षी बल का विवरणी, 963 में बताया गया। 1035 जो मोस्ट वीवीआई है, गारद अभिरक्षण की बही और पर्पस संख्या 147 है, ये पूछा गया प्रश्न है, वीवीआई लगा हुआ। गारद अभिरक्षण की बही कहाँ पे संधारित है? तो 1035 में। और इसका पर्पस संख्या 147 बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा आप लोग। 1036 में कहा गया है कमान प्रमाण पत्र, जो पर्पस संख्या कितना भरा जाता है? तो 9 में भरा जाता है। कमान प्रमाण पत्र की चर्चा पीएम कितना में किया गया? 1036 में। 1037 में कहा गया है जिला आदेश बही, जिला से जो आदेश निकलती है उसकी जो बही होती है उसी को कहते हैं जिला आदेश बही, जिनका पर्पस संख्या कितना है? तो 148 है। 1038 में कहा गया व्यवस्थापन बही, जो पर्पस संख्या कितना है? तो 149 है। पर्पस संख्या कितना है? तो 149 है। उसके बाद 1039 के कॉम में कहा गया आरक्षी बल बही, आरक्षी बल बही कहाँ है? 1039 में। मोस्ट वीवीआई 1040 सेवा पुस्तिका 833
73 में कहा गया अनुसूचीय कर्मियों की सेवा पुस्तिका, अनुसूचीय कर्मियों की सेवा पुस्तिका के बारे में बताया गया। 1041 में बताया गया सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियाँ, सेवा पुस्तिका में जो भी प्रविष्टियाँ होगी वो 1041 PM रूल के अंतर्गत की जाएगी। 1042 में बताया गया है कि सेवा पुस्तिका एवं गोपनीय चरित्र पुस्तिका की अतिरिक्त जो प्रतियाँ होगी उनके विषय में बताया गया है 1042 में। 924 के क में कहा गया है कि गोपनीय चरित्र पुस्तिका के बारे में कहा गया। 1043 में ये याद रखिएगा, खुदरा रोकर बही के बारे में कहाँ बताया गया 1043 में। 124 थाना का मासिक रोकर बही के बारे में बताया गया 124 में। 1044 में बताया गया जांच सनिष्ठ रिपोर्ट बही। 1045 में बताया गया स्टॉक एवं नगर बही। उसके बाद घ में बताया गया वितरण बही। 1046 में बताया गया आरक्षी चिकित्सालय के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग अगर देखें 1047 में बताया गया, 1047 का क में है छुट्टी बही और 1047 के ई में है छुट्टी प्रमाण पत्र, याद रखिएगा बहुत VVI है ये। 1047 के क में है छुट्टी बही। 1048 में है आकस्मिक छुट्टी बही एवं क्षतिपूर्ति बही। तो इसका फॉर्म पर नंबर कितना था 156 है, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। 1049 में क्या है अवघटना बही। 1051 में है प्रारक निरीक्षक के सभी कार्यालय, जो CI सर्किल ऑफ इंस्पेक्टर होते हैं उनके सभी कार्यालय के सभी रजिस्टर प्रविष्टि संख्या के बारे में बताया गया है 1051 में। 1052 में क्या बताया गया है तो आप वर्दी के बारे में बताया गया है कि आपकी वर्दी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से हुई। 1053 के क में कहा गया है कि पूर्ण वर्दी के विषय में बताया गया। 1054 में बताया रिव्यू ऑर्डर के बारे में बताया गया। 1056 के क में बताया गया है कि मेस भेस, मतलब मेस में जब खाना खाने आते हैं तो उस समय आपकी क्या ड्रेस होनी चाहिए। 1057 में बताया गया है विचित्र ड्रेप। 1058 में बताया गया वेश की एक रूपता के बारे में बताया गया। 1064 में बताया गया कि पदक अलंकरण रिबन 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, पदक अलंकरण जो आप लोग लगाते हैं वर्दी पर। 1064 में बताया गया है कि SI एवं इंस्पेक्टर की वर्दी 1064 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। 1064 में SI एवं इंस्पेक्टर की वर्दी के बारे में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं 1191 में आरक्षी सहायक एवं कल्याण विभाग के बारे में बताया गया। 1092 में क्या कहा गया तो विभाग आरक्षी बल शिक्षा छात्रवृत्ति निधि। 1193 में आरक्षी कर्तव्य के बारे में बताया गया। 1194 में आरक्षी विभागों में खेलकूद से संबंधित एक केंद्रीय समिति गठित की जाएगी जिसके सदस्य इस प्रकार से होंगे, ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके ख में बताया गया है कि सरकार द्वारा खेलकूद से संबंधित स्वीकृत राशि इस समिति द्वारा विचारण के बाद मुख्यालय या अन्य जिला इकाइयों को अगठित भेजी जाएगी। अगला है 1095 में राज्य में आरक्षी बल के खेलकूद के विषय में बताया गया। 1197 बताया गया बिहार आरक्षी सरकारी बैंक। 1198 बताया गया विशेष सहायता योजना। 1199 क में मेस एवं कैंटीन के विषय में बताया गया। 1199 के क में 1200 में बताया गया सुख सुविधा निधि बताया गया। 1201 में सेवानिवृत्ति आरक्षी एवं अनुसूचित कर्मियों के साथ जो संपर्क आपके स्थापित की जाएंगे उसके विषय में। 1202 में बताया गया जनसंपर्क, ये इम्पोर्टेंट है। IG एवं SP कार्यालय की एक शाखा होती है जनसंपर्क शाखा। 1203 में होता है प्रेस आरक्षी अधीक्षकों से सूचना ग्रहण करना, प्रेस संबंधित रखना, इस पर प्रशाखा का विशेष कार्य होता है। 1203 में 1204 में है पत्रकार सम्मेलन। तो पत्रकार के जो सम्मेलन होते हैं ये याद रखिएगा कि IG और SP प्रेस से सीधा संपर्क कर सकता है। IG और SP प्रेस से क्या कर सकता है, सीधा संपर्क कर सकता है। 1205 में है पत्रिका। IG हर 3 महीने पर अपराध संबंधित आंकड़े लेखबद्ध किए जाएंगे। IG प्रत्येक 3 महीने पर अपराध संबंधी आंकड़े को क्या करते हैं, पत्रिका में छपवाते हैं। 1206 में है प्रशिक्षण मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र हर 3 महीने पर पत्रिका प्रकाशित की जाएगी जिसमें प्रशिक्षण संबंधी विषय रहती है। ये आपके ट्रेनिंग में जितने भी प्रत्येक 3 महीने पर जो भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो पत्रिका में छपता है कि आपने इसे फायरिंग कर लिया है, आप लोग का हॉर्स राइडिंग का टेस्ट हो गया है, ये सब चीज़ें आप लोग की क्या होती है, पत्रिका में छपती है। 1208 में कहा गया अपराध प्रदर्शनी। 1207 में कहा गया पत्रिका में राज्य सरकार के अन्य विभागों अथवा जैसे शिक्षा संस्थान के अधिकारियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी लेख रहेगा। अगला जो मतलब कि
कर्तव्य हैं उनके विषय में IG, DIG, SP, ASP, सिपाही हवलदार का कर्तव्य। तो ऊपर से नीचे आप लोग ये नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो 8, 9, 10, 11, 12। 8 में क्या है IG है, 9 में क्या है DIG है, 10 में क्या है SP है, 11 में क्या है ASP और DYSP की शक्ति है, और 12 में क्या है इंस्पेक्टर, SI, ASI, सिपाही हवलदार आदि कर्तव्य कितना है, तो 12 में है। हम लोग 12 में हैं। अगला है 13 में पुलिस अधिनियम 5/1861 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अधिकारियों की शक्तियाँ। 14 में क्या है जिला मजिस्ट्रेट, DM जिला का हेड होता है, इसके विषय में बताया गया है। 15 में बताया अधीक्षक पुलिस विभाग का जिला में सबसे बड़ा हेड होता है। पुलिस विभाग में व्यवस्थापन पदस्थापन के संबंध में DM का हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब अगर एक जिला दूसरे जिला में ट्रांसफ़र करना है तो SP महोदय करते हैं, ना कि DM महोदय। 16 में कहा गया है जांच आदि का आदेश देने की जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होती है। 63 में बताया गया फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट, ये PM रूल कितना में है, 63 में है। 23 जुलूस लाइसेंस, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है। जुलूस लाइसेंस फॉर PM पर्पज संख्या कितना है, तो 1 है। याद रखिएगा विधि विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बिहार पुलिस अधिनियम 67, बिहार पुलिस अधिनियम धारा 67 में बताया गया। और याद रखिए इस पर जो आदेश देते हैं वो ASP DYSP देते हैं। 30 में बताया गया है न्यायालय और मजिस्ट्रेट के साथ आरक्षी का क्या संबंध होना चाहिए। 31 में बताया गया आरक्षी द्वारा असंज्ञेय केस में जांच करने की शक्ति, मतलब पुलिस जो है असंज्ञेय केस में जांच कैसे करेगी उसके विषय में बताया गया PM रूल 31 में। 32 में बताया गया कि अनुमंडल अधिकारियों की शक्ति थाना पर निरीक्षण कर सकते हैं। अनुमंडल अधिकारी जो DYSP वगैरह जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, थाना के निरीक्षण कर सकते हैं। SP कितना बार करते हैं, 1 बार करते हैं। और जो आपका DYSP होते हैं वो वर्ष में 2 बार करते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। 40 में है थाना निरीक्षण के लिए समान निर्देश। 42 में क्या है निरीक्षण वही। 35 में क्या है तो IG DIG थाना के निरीक्षण कर सकते हैं। थाना के निरीक्षण IG DIG कर सकते हैं कितना में, 35 में। 36 में DIG अपने क्षेत्र के SP ऑफिस थाना के द्वारा करेंगे। 37 में है कि राजपत्रित अधिकारियों केस का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो केस का पर्यवेक्षण कर सकते हैं, पर्यवेक्षण करेंगे। मतलब सही बात है, जो SR केस होता है उसका पर्यवेक्षण कौन करते हैं, गजेटेड ऑफिसर। मतलब कौन करते हैं, DYSP करते हैं या SP करते हैं, इससे ऊपर जो भी होंगे सब कर सकते हैं, सब पर्यवेक्षण निकालते हैं, आपको दिशा निर्देश देते हैं कि इस केस में आपको क्या क्या करना है। 41 में बताया गया कि थाना का निरीक्षण बिंदुवार करेंगे। 43 में निरीक्षण को उसके उत्तरदायित्व का पालन करवाना। 45 में है परिभ्रमण विवरणी है, टूर डायरी कितना में है, तो 45 में। 48 में है केस का पर्यवेक्षण प्रपत्र संख्या 2 में है। 63 में बताया गया अंतिम रिपोर्ट प्रभाग निरीक्षक के पुनरीक्षण के पश्चात मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब अगर चार्जशीट आप कर देते हैं तो पहले CI साहब उसको निरीक्षण करते हैं, उसके बाद कहाँ भेजा जाता है, तो मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है। 110 में क्या है, तो चौकीदारी परेड है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है यह। और 66 में क्या है, इंस्पेक्टर ऑफिस में प्राप्ति या निर्गत रजिस्टर रहेगा। सही, प्राप्ति पंजी होती है और निर्गत पंजी होती है। डिस्पैच नंबर रिसिप्ट रजिस्टर होती है, वो कितना में है, PM रूल नंबर 66 में। 67 में कहा गया क्राइम इंडेक्स मानचित्र रखा जाएगा। क्राइम इंडेक्स का क्या होगा, मानचित्र रखा जाएगा। 68 में क्या, इंस्पेक्टर की परिभाषा। 68 में किसकी परिभाषा दी गई है, तो इंस्पेक्टर की परिभाषा दी गई है। 116 में क्या है, तो थाना दैनिकी के बारे में बताया गया। पर्पज संख्या कितना है, तो 15 में है। ये बहुत VVI, ये भी VVI था और ये भी VVI है। 118 क में फरार व्यक्ति है, 118 का B में फरार बही में रखा जाता है। 119 में ऐसी संपत्ति को बही में जो आरक्षी के कब्जे में हो, आरक्षी के कब्जे में कोई संपत्ति है तो उसकी बही होती है। 120 में निम्न प्रकार की संपत्ति अंकित की जा सकती है। संदिग्ध संपत्ति, स्वामित्व विहीन संपत्ति, निर्वसनीय संपत्ति, जेल में मृत्यु हो जाने के बाद कैदी के पास जो भी पैसा, ये सारी संपत्ति PM रूल 120 के अंतर्गत क्या करती है, अंकित की जाती है। 121 में है निर्वसियत संपत्ति विषयक कार्यवाही। पर्पज संख्या कितना में, 14 या 19 आप देख लीजिएगा, मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। 123 में है पशुवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाता है। 124 में फिर क्या है, रोकर। 123 में है पशुवाड़ा, 124 में है रोकर लेखा। 130 में आयुध एवं अनुज्ञप्ति भाई फॉर्म नंबर 25 में भरा जाता है। ये आयुध में लाइसेंस का जो हथियार का जो लाइसेंस संबंधी बही होती है वो कहाँ होती है, 130 में। 132 में प्राप्ति एवं निर्गत पंजी। आपके थाना में हमेशा प्राप्ति पंजी या निर्गत पंजी, कहीं से कोई अगर पेपर आता है तो उसको हम लोग रिसिप्ट करते हैं तो प्राप्ति पंजी में चढ़ाते हैं, और अपने थाना से अगर कोई सी भी चीज़ को अगर भेजना रहता है तो कहाँ चढ़ाते हैं, निर्गत पंजी में।
135 में कहा है निरीक्षण प्रतिवेदन वही बताया कि 136 क में आरक्षी चौकी, 136 क में है बीट घर और सड़क चोरी आदि के बारे में बताया गया है। 180 में ग में आरक्षी थाना या बीट घर के बारे में बताया। घ में बताया गया है इन चौकियों की थाना आदि के बारे में बताया गया है। और 138 में बताया गया है नगर गश्त या अन्य गश्त एवं, और 206 में बताया शिकायत पुस्तिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस MS स्टडी जोन एकेडमी में आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसका एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसके बाद सारा जो PDF है मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा रहा हूँ। तो MS स्टडी जोन एकेडमी है मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर जाकर आप लोग जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।